हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे सेकंड वीक अप्रैल के महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये आप लोगों की एक रिवीजन क्लास होती है जिसमें आप लोग मान सकते हैं कि आपके टॉप 30 क्वेश्चंस का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। डेली पीडीएफ आप लोगों को जो है ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाती है, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रोज 5 से 10 मिनट लगा के आप एक बार उसको रीड जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को जो करंट अफेयर्स का एक फोबिया है वो खत्म हो जाए। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आपसे हर संडे या फिर जब आपका ये वीक खत्म होता है, आपका एक टेस्ट की फॉर्म में जिसमें 50 to 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हमारी ऐप पे कंडक्ट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करी, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को करंट अफेयर्स जो हैं उसको पूरा आपका एक ही जगह पे सारे के सारे कवर हो जाए। और इसी के साथ आपको बता दूं, जो जेकेएसएसबी के हमारे एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फ्रेशर्स जो है वो पास आउट हुए हैं, और मुझे बार बार एक ही मैसेज आता है कि सर हम लोग फ्रेशर्स हैं, हम लोग कैसे तैयारी शुरू करें। तो आपको बता दूं, आप लोगों के लिए जेकेएसएसबी का एक नीव ऑनलाइन बैच जो है ये शुरू हो जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है। जितने भी फ्रेशर्स हैं इस पे आपको वापस से बेसिक से लेके बिल्कुल जीरो लेवल से लेके पढ़ाया जाएगा। जो आपके अपकमिंग वैकेंसी, जिसमें एसआई की वैकेंसी 700-800 रेफर की गई है, देखो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उस दौरान एक अलग से कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों का। और यहाँ पे आपको बता दूं, जो मेजोरिटी कंटेंट है यहाँ पे वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। इंग्लिश वापस से, जैसे इंग्लिश की क्लासेस आपको वापस से स्क्रैच से मिलेगी। JNK की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो सब आपको मैं खुद यहाँ पे इस बैच में पढ़ाऊंगा। तो जो बच्चे चाहते हैं, आप लोगों को बता दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। ईद के बाद इसकी क्लासेस जो हैं वो आप लोगों की शुरू हो जाएगी। तो चलिए, जो बच्चे यहाँ पे लेना चाहते हैं आप यहाँ पे भी इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को, आप हमारे साथ बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हर एक प्लेटफॉर्म में जो ट्रिपल एस की टीम है वो अब एक्सपैंड हो रही है, और आप लोगों को बहुत जल्द प्रोडक्टिव चीजें हर एक प्लेटफॉर्म पे, फिर वो टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। आज के कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो हम लोगों के पास है, यानी कि इंडिया के पास है इस साल के लिए। तो G20 के क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत ज्यादा दिखेंगे। अब ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाएंगे, रीजन बीइंग, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, अप्रैल महीने में सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है पेपर में। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा गया है, क्या आपको फर्स्ट पूछा गया है या आपको सेकंड पूछा गया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट टूरिज्म मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो ये मैं आपको बता दूं, ये फरवरी के महीने में हुई थी, रन ऑफ कच्छ में, जो कि आपका गुजरात में है। जिस दिन ये सारी मीटिंग्स वगैरह खत्म हो जाएगी, एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर मैं आपको G20 पे दे दूंगा। अभी के लिए फिलहाल जो साथ साथ चलती जा रही है, आप अपने नोट्स को मॉडिफाई करते चलिए और अपडेट करते चलिए। बात की गई है यहाँ पे सेकंड टूरिज्म मीटिंग की, तो देखो ये सेकंड टूरिज्म मीटिंग जो हुई है ये हुई है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी कहाँ पे आता है, तो ये आपका आता है वेस्ट बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब आपको पेपर में ध्यान रखना है कि आपको कौन सी मीटिंग के बारे में भी पूछा गया है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। काफी सारे इवेंट्स जो हैं यहाँ पे हुए थे, जिसपे UNEP के द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का एक इवेंट था वो कंडक्ट करवाया गया था। फर्स्ट ड्राफ्ट आउटकम डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश किया गया था। बहुत सारे इवेंट्स थे, लेकिन जो पेपर में पूछा जाएगा वो पूछे जाएंगे वेन्यूज की, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में जो हमारी पहली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिलीज करी गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 की। देखो अब यहाँ पे एक सवाल कुछ बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे सोच रहे हैं कि पहली कैसे हुई। देखो जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका अप्रैल 1 से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। और कई एग्जाम्स में ये ही डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर, जैसे आप देख रहे हैं 24 शुरू हो चुका है, तो ये कब से कब तक चलता है। तो ये जनवरी से नहीं होता, ये आपका अप्रैल 1 से शुरू होता है। और हर साल की तरह ये पहली बाय मंथली पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, वो कौन रिलीज करता है, आरबीआई उसने रिलीज करी है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार की थी वो कोई भी चेंजेस वहां पे नहीं दिए गए। मैं आपको सारे रेट्स यहाँ पे लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले जो ज्यादातर पूछा जाता है वो आता है रेपो रेट। रेपो रेट हमारा चेंज नहीं किया गया, ये हमारा 6.50% ही है। रेपो रेट के बाद आता है हमारा SDF, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कहा जाता है, ये किया गया है 6.25%। इसके बाद आता है हमारा MSF, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट,
ये है 6.75%। इसके बाद बैंक रेट, ये जो हमारा MSF और बैंक रेट सेम रहता है, ये भी हमारा क्या है 6.75%। और एक आता है हमारा यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये है 3.35%। इसके अलावा ये तो आगे हमारे पॉलिसी रेट्स। आपको रिजर्व रेशियोज भी याद रखने हैं। रिजर्व रेशियोज में आ जाता है CRR, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ये है 4.5%। और इसके बाद आ जाता है आपका SLR, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, ये है 18%। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दीजिए। अब बात करूं मैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बैंक रेट जो है वो गलत लिखा है, क्योंकि बैंक रेट चल रहा है 6.75%। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्यों आई जाती है। तो देखो, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं जो RBI लेता है, तो इसके लिए आती है। बाकी डिटेल लेक्चर में किसी दिन मैं आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझा दूंगा। फिलहाल अंकुश मैम ने ये आपको पढ़ाया भी हुआ है, आप उनकी क्लासेस को भी एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ की बात करूं तो इंडिया की रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ है हमारी, जो हमारी GDP है फाइनेंशियल ईयर 24 की, वो प्रोजेक्ट की गई है 6.5%। ठीक है, ये की गई है हमारी किसके लिए, ये की गई है हमारी जिसमें 7 ओवरऑल अगर मैं इस साल की बात करूं, इसमें अलग अलग क्वार्टर्स की आती है, तो वो आपको याद रखना जरूरी नहीं है, मैं बट आपको बता देता हूं। पहले क्वार्टर की है 7.8, उसके बाद है 6.2, फिर 6.1 और लास्ट क्वार्टर की कही गई है 5.9। ये डोमेस्टिक जो हमारी ग्रोथ है, GDP अगर मैं बात करूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, तो ये प्रेडिक्ट की गई है। हाँ, दो इंडेक्स हैं, ये पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। एक आ जाता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम CPI भी कहते हैं। इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ पे 5.2% और 5.1% किया गया। ये आपको बस ओवरऑल याद रखना है, क्वार्टर्स का आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज यहां पे आती है, देखो ये चीज न्यूज में थी। अब कई बार क्या होता है, स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है RBI के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कई बार कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो RBI का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, वो मुंबई में है। इसके अलावा RBI के इस समय अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर कौन है, वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, इसके अलावा 4 डेप्यूटी जो है गवर्नर होते हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। क्या नाम है इनका, जिसमें सबसे पहले नाम है महेश कुमार जैन, दूसरा नाम यहाँ पे आता है MD पात्रा, माइकल देबत्रा पात्रा, और तीसरा नाम है राजेश्वर राव, और फोर्थ नेम है T राबी शंकर। तो ये चारों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ये पूछा जा सकता है। RBI का फाउंड हुआ है तो वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, और किसकी कमीशन से हुआ है, मैंने पिछली बार भी होमवर्क पूछा था, वापस से होमवर्क पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताना कि किस कमीशन के कहने पे ये डे जो है ये मनाया जाता है, या ये RBI जो है वो बना था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सियाचिन डे हर साल मनाया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा 13 अप्रैल के दिन। अब इस दिन जो इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन हुआ था मेघदूत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा वह एडिशन था इसका, कौन सी भी एनिवर्सरी थी इसकी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, ये 39th एडिशन था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपको पूछा जा सकता है कि जो सियाचिन डे है वो ऑब्जर्व कर किस दिन किया जाता है, ये 13 अप्रैल के दिन किया जाता है, और किस मिशन के लिए, किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ये है ऑपरेशन मेघदूत। ये इस दिन जितने भी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान, इस मेघनाथ ऑपरेशन के दौरान, तो उन्हें यहाँ पे याद किया जाता है। और साथ ही साथ इस दिन जितने भी हमारे सियाचिन वॉरियर्स जो कहा जाता है, उन्हें भी श्रद्धांजलि जो है वो दी जाती है। तो ये आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सियाचिन कहाँ पे है। जिस दिन सियाचिन डे ऑब्जर्व किया जाता था तब ये J&K का पार्ट था। आपको पता है कि अब J&K जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, तो अब ये आता है आपका UT लद्दाख के बीच में। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, लद्दाख में ये आता है आज की डेट में। अगर कल को कई बार क्या होता है, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सियाचिन डे जो है ये मनाया जाता है कहाँ पे है, ये सियाचिन ग्लेशियर, तो यहाँ पे याद रखना ये UT लद्दाख में है। दूसरी चीज, सियाचिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कुमार पोस्ट है सियाचिन ग्लेशियर की, ये ओपन कर दी गई है टूरिस्ट के लिए, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आके विजिट कर सकते हैं। और ये जो पूरा डे है ये कब ऑब्जर्व किया गया था, ये ऑपरेशन मेघदूत जो है ये कब किया गया था, ये 1984 में पहली बार जो है ये मिशन जो है ऑपरेशन जो है ये किया गया था।
इस दौरान इन्होंने कंट्रोल लिया था सियाचिन ग्लेशियर का जम्मू कश्मीर में, जो कि अभी लद्दाख में है। और यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, जो सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ये पहली बार मिलिट्री ने एक अपना इस तरीके का इवेंट जो था या ऑपरेशन जो था ये किया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर मैं बात करूं, हाल ही में अभी कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली पार्टनर करा है यूआईडीआई के साथ। यूआईडीआई की अगर मैं बात करूं, देखो यूआईडीआई की बात की जाए या यूपीआई की बात करूं मैं यहाँ पे, इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा यूआईडीआई क्या है, यह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने पहली बार एक कंपनी के साथ जो है कोलैब करा है, या फिर अगर मैं बात करूं पार्टनर करा है, ताकि ये प्रोसेस पेमेंट जो है ऑनलाइन आधार सर्विसेज की उसको शुरू कर पाए। तो ये किसके साथ किया गया है, तो ये किया गया है रेजर पे के साथ। होमवर्क नोट कर लीजिएगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद रखना है। आधार और पैन को लिंक करवाने की जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड हुई है, और जिन्होंने करवा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करवाया वो करवा दीजिएगा, अपने घर वालों का भी, सबका भी, क्योंकि काफी टाइम से वो चल रहा है। इस बार हुआ है, एक बार हो सकता है ज्यादा से ज्यादा और आपको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उसके बाद ये चीजें आप लोगों को सामने होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अभी अनवील करा है टीसीजी एंडेलू। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग अभी तक हम लोग जितना भी साइंस एंड टेक, ये सारा जो आप लोग देख रहे हैं कि लार्जेस्ट वॉरशिप आती है, जो वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, ये सारी चीजें आपकी साइंस एंड टेक में आती है, उसमें डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाता है। अभी तक इस तरीके के जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या तो हम लोगों को आंसर दिखता है चाइना, रशिया, या फिर हमें दिखता है कई बार यूएसए, और आजकल हमें कई बार देखने को मिलता है इंडिया। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका आंसर में ये चारों नहीं है। अब अगर मैं बात करूं टीसीजी एंडेलू, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट वॉरशिप है और पहली अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है तुर्की के द्वारा। ठीक है, टर्की का नाम चेंज हुआ था, तुर्की के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखिए, हिंट के तौर पे याद रखना है, जो टी है इसको आप लोग टर्की से रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। पेपर में आमतौर पे क्या होता है, आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से हमारे टेलीग्राम पे, कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके 50 साल पूरे हुए हैं, आपको बताना है कि वो किस जगह पे है। तो बहुत सारे बच्चों ने टाइगर को कूनो में लिखा। तो देखो टाइगर जो प्रोजेक्ट था, ये जो कूनो में था वो प्रोजेक्ट चीता था। पहली चीज याद रखना, जिसमें चीता को लाके बाहर की कंट्री से लाया गया, वो प्रोजेक्ट चीता था। प्रोजेक्ट टाइगर एक अलग है, कई बार नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना तुर्की के द्वारा ये किया गया है कंट्री का लार्जेस्ट वॉरशिप। अब ये पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल कौन सा, तो इसमें भी आपको ये नाम याद रखना है। साथ ही साथ दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पूछी जा सकती है आप लोगों को, अभी आप लोगों ने देखा था कि टर्की में एक अर्थक्वेक आया था जिसके लिए इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, वो ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस द ग्लोब, 7 अप्रैल के दिन इसको ऑब्जर्व किया गया था। अब यहाँ पे बात करूंगा मैं वर्ल्ड हेल्थ डे की, 7 अप्रैल के दिन अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम क्या थी। तो देखो जो इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे था यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट है, जो डेज आते हैं आप लोगों को इस तरीके से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है एक प्लान टू फॉर्मुलेट एन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म टू यूज 80+ अनयूज्ड हेलीपैड्स फॉर इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे पहले अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तमिलनाडु का जो ये मिशन है या जो तमिलनाडु का ये इनिशिएटिव है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। इसकी नाम क्या है, इसका नाम है TN रीच, REACH, और इसकी भी एक फुल फॉर्म है। अब ये रीच क्या है, ये है रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फुल फॉर्म को भी याद रखना। तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, अब होगा क्या ये आपको बताना चाहिए। यहां पे अगर मैं बात करूं, जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ट्रेवल किया जाएगा सिटीज और टाउन में तमिलनाडु की। और यहाँ पे जो 80 इस समय तमिलनाडु के अनयूज्ड, यानी कि जिसको यूज में नहीं है हेलीपैड जो बनाए जाते हैं,
उसकी हेल्प से यहाँ पे एक सर्विसेज को शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे जो इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, उस पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, पहली स्टेट है इस तरीके की जो कि 80+ अनयूज्ड हेलीपैड्स को यूज करेगी इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए। तो इस स्टेट का नाम और इस मिशन का नाम पेपर में हो सकता है रीच, अप्रोच, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाए, या फिर आपको पूछा जाए कि रीच में ए क्या था। तो यहां पे ये चीजें आजकल इस लेवल पे क्वेश्चंस को बनाया जाता है, तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कौन सा एनिवर्सरी की है ऑब्जर्व टू लॉन्च ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल के दिन, आज इसकी 8th एनिवर्सरी। अब आप लोग कई बार सोचते हैं कि सर 6-7 साल 8-8 साल पुरानी वाली जो स्कीम्स हैं या जो इस तरीके की योजना थी, इनको लॉन्च किया जाता है तो हम लोग कितनी याद रखें। देखो, मैंने आपको बताया पेपर में आमतौर पे 4 से 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स आते हैं। अगर आपका पेपर मान लो अक्टूबर में है या फिर आपका पेपर मान लो सितंबर में है, तो आपको उस हिसाब से चीजों को तैयार करना। अब जैसे अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में आप लोगों का ये एक डे है, ये एनिवर्सरी जो आई है, तो हो सकता है आपको पेपर में क्वेश्चन मुद्रा योजना का ऊपर देखने को मिले। अब यहाँ पे बात करूं मुद्रा की, तो इसकी भी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब इसके तहत होता क्या, ये कब लॉन्च की गई थी? ये किया गया था 2015 के दिन, 8 अप्रैल को ही किया गया था। तो कौन सा एडिशन हुआ? तो 8th एडिशन हुआ। इसके अलावा 2-3 चीजें अब आपको इसको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है कोलेटरल फ्री। अब देखो, कोलेटरल फ्री क्या हुआ? कोलेटरल का मतलब होता है यहाँ पे कि आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी अगर आपको कोई लोन चाहिए। तो यहाँ पे कोई चीज आपको गिरवी नहीं रखनी है, आपको 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाएगा टू नॉन कोऑपरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जिनको अभी जो अभी बिजनेस करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, PMMY के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके तहत बेसिकली अगर हम बात करें 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ये तीनों के नाम भी याद रखना। पहला आता है आपका शिशु लोन, जिसमें आपको 50,000 रुपए तक के लोन जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद आपका आता है किशोर, जिसमें आपको मिलता है 50,000 से लेके 5 लाख तक के। और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है तरुण, जिसमें आपको मिलता है 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक। और ये लोन मिलते भी हैं। तभी मैं यहाँ पे जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों को सपना है कि कोई चीज करें, या फिर अब कोई बच्चे कह रहे हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ही ये स्कीम्स है। अगर आपको कोई भी को लेके एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, आप लोग मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होती है इन लोन्स के लिए। वैसे ही एक और लोन है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम जो किया गया है, EGP लोन जिसको हम कहते हैं, ये भी आप लोगों के लिए, इसमें 25 लाख तक का लोन मिल जाता है और आपको सब्सिडी अलग से मिलती है अगर आप लोग ये लोन प्रॉपर तरीके से चलाते हैं तो। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने अनाउंस करा है कि जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इंटीग्रेट कर देगी खेलो इंडिया स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स को डिजी लॉकर के साथ। अब यहाँ पे एक बात आती है सब जो आपको समझनी होगी। देखो, डिजी लॉकर में आप लोग अपने लाइसेंस, पासपोर्ट, बहुत सारी चीजें जो है वो रख सकते हैं। वैसे ही अब आपको जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स, जो खेलो इंडिया को लेके खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जितने भी अब यहाँ पे हैं, इनके जो सर्टिफिकेट्स होंगे ये भी अब आप अपने डिजी लॉकर में रख सकते हैं। अब यहाँ पे चीज अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव किया है यहाँ पे डिजी लॉकर, यानी ये जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आपको बता दूं, याद है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो अब आप लोगों के डिजी लॉकर में आप लोग रख सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे पब्लिश बाय द ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट in April 2023, which Indian city has ranked 19 in the list of best public transport in the world? देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो हमारी मुंबई है वहां पे इसे अगर इंडिया का पूछा जाएगा आपको कि टाइम आउट की मैगजीन में टॉप किसने किया, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया ने किया है। अगर यहाँ पे बात करूं कि ओवरऑल इंडिया का रैंक क्या है, तो वो है मुंबई का रैंक क्या है, वो है 19। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिटी के द्वारा ये बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये जिसने टॉप किया है, तो किसने किया है? वो किया गया है बर्लिन के द्वारा। बर्लिन कहाँ पे है? ये है जर्मनी में। इसको भी याद रखना, ये टॉप किया है इसने। अब पेपर में 2 तरीके से पूछा जा सकता है, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड किस सिटी का है, तो यहाँ पे तब आंसर होगा बर्लिन। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया में किसका है, तो वो है आपका
मुंबई। ठीक है, यहां तक इतना याद रखिएगा, आपको ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंडियन एक्टर कौन से ऐसे हैं जो कि 2023 की टाइम 100 रीडर पोल में जिन्होंने जीता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइम 100 रीडर पोल की, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 100th एडिशन है और किसके द्वारा ये जीता गया है आप इनको देख सकते हैं, आप इनको जानते हैं, शाहरुख खान जो है, इन्हें यहाँ पे जो है इन्होंने ये जीता है। तो इन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं किसके, इंडिविजुअल और ग्रुप की अगर मैं बात करूं, दोनों कैटेगरी में यहाँ पे इन्होंने ये जीता है। और ये आपको याद रखना है, ओवरऑल 4% वोट इनको मिले हैं, बट इंपॉर्टेंट आपको जो पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो वो यही है कि आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट कि टाइम 100 रीडर पोल में किस इंडियन एक्टर को हाल ही में जिसने जीता है, तो ये है शाहरुख खान। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अप्रैल 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL कहा जाता है, इन्होंने अपना 100 कौन सा रिपेयर और ओवरऑल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को दिया है। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना, सुकोई जिसको हम कहते हैं Su-30 MKI जिसको कहा जाता है, तो ये अभी हाल ही में दिया गया है। ये 3rd लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो ये यहाँ पे आप लोग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और बहुत सारी चीजें जो HAL इस समय कर रहा है HAL, तो वो आपको मैं डिटेल में किसी दिन अलग लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी इंडियन नेवल शिप है जिसने एक्सटेंड करा है रेंज अपना एंटी सबमरीन रॉकेट का ERASR का, जिसको डिजाइन किया गया है 2 पुणे बेस्ड फैसिलिटीज की DRDO ने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, जैसे मैंने प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर आपको बताया, वैसे ही अभी हाल ही में पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा इन्होंने अप्रैल महीने में ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब देखो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि पुणे बेस्ड फैसिलिटीज हैं, तभी मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। अब ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है INS चेन्नई। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन अगर आपको कोई क्रिएट होगी तो अब नहीं होगी। तो INS चेन्नई जो है अभी हाल ही में इन्होंने सक्सेसफुली करी है टेस्ट फायर, कहाँ पे किया है, पहली नेवल शिप है जिसको एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट जो है वो डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल रोमानी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस ग्लोब। किस डेट को ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हर साल 8 अप्रैल के दिन जो है वो मनाया जाता है। आपको इतना याद रखना है, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स होता है जो कि स्पेन में है, बट इंटरनेशनल रोमानी डे है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कराया प्रोग्राम फॉर द कमेमोरेशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है मैसूरू कर्नाटका में। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता दोनों अलग अलग हैं, आप इसके नाम से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ये जो पूरा एक इनिशिएटिव है, अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक IBCA जो इनिशिएटिव है, या फिर अगर मैं बात करूं लॉन्च किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जो कि किया गया है 7 मेजर बिग कैट्स के लिए। वो बिग कैट्स कौन सी आ जाती हैं, उसमें आपकी बिग कैट सारी आ जाती है, जिसमें आपका मैं बात करूं टाइगर आ जाता है, लायन आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, स्नो लेपर्ड्स आ जाते हैं आप लोगों के, प्यूमा आ जाता है, जैगुआर आ जाता है, ये गाड़ियों ब्रांड के नाम भी हैं बट याद रखना, और साथ ही साथ आपका चीता भी आ जाता है। तो टोटल पूछा जाएगा कितनों के लिए किया है, तो वो 7 के लिए किया गया है। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के साथ, ताकि जो एक नेचुरल हैबिटेट है बिग कैट का वो बना रहे। जिसके तहत हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोजेक्ट चीता में कूनो नेशनल पार्क में लेके आए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे, आज जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कूनो मार्क किया, तो लेकिन याद रखना ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, तभी इसके 50 साल पूरे हुए हैं, इंदिरा गांधी के टाइम का ये चल रहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने सेट करा है वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर के लिए। तो देखो एशियन किंग वल्चर की अगर मैं बात करूं, तो ये अभी हाल ही में पहली बार लॉन्च किया गया है, दुनिया का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो डेवलप किया गया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे किया है, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किया है, तो ये भी नाम याद रखना, महाराजगंज इस जगह का नाम है। उत्तर प्रदेश न्यूज में बहुत ज्यादा है, आ रहा है आजकल। CM योगी आदित्यनाथ है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो आजकल न्यूज की हेडलाइंस बनती है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में पहली बार किसी का इनकाउंटर हो गया इंटरव्यू देते हुए, वो बहुत इनकाउंटर भी नहीं, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, एक चीज आपको और बता दूं,
ये जो आप लोग देख रहे हैं एशियन किंग वल्चर, इसको IUCN के द्वारा किस में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। यहाँ पे इसको याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कई बार हम लोगों ने देखा था कि आपका जो अभी पेपर हुआ था जिसमें बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा जा रहा था कि IUCN ने किसको किस लिस्ट में रखा है, तो ये आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली ओफेक 13 जो एक स्पाई सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है इनटू द स्पेस ऑर्बिट। तो ये किसके द्वारा किया गया है, इसको किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल ने अभी हाल ही में ओफेक 13 जो है वो एक स्पाई सैटेलाइट जो है उसको किया है लॉन्च, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी आप लोगों को प्राइजेस मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, ये यहाँ पे उस कैटेगरी में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये किसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये जो इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे इनका नाम है CR राव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जा सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था मैथ का नोबेल प्राइज कौन सा है, उसको हम कहते हैं एबल प्राइज। मेरे को बताओ किसको मिला है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको इस क्लास में बताया था। वैसे ही याद रखना, इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज। ये दिया गया है CR राव को। क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन अगर आता है तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में बहुत ही इनक्रेडिबल काम किया है। अब आपके कुछ सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स जैसे मेंशन है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने बहुत सारी जैसे क्रैमर राव लोअर बाउंड थ्योरी जो है वो दी थी, राव ब्लैकवेल थ्योरम इन्होंने दी थी। तो बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने किया हुआ है जिसके लिए इन्हें इस पे ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द समरी रिपोर्ट ऑफ द 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, ये हाल ही में रिलीज की गई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अब यहाँ पे ये आता है कि कौन सी ऐसी टाइगर रिजर्व है जिसने टॉप किया है लिस्ट को ऑफ बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको पेपर में स्टैटिक जीके का पूछा जाएगा। आपको सीधा पूछा जाएगा कि बताओ ये वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो यहाँ पे याद रखना, पेरियार नेशनल टाइगर रिजर्व जो है ये केरला में है। इसके अलावा जो आप 3 नाम देख रहे हैं इनको भी याद रखना है, स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। बांदीपुरा भी आपका, बांदीपुर जो है ये भी आपका टाइगर रिजर्व जो है ये आपका जो है कर्नाटका में है। तो लिस्ट की अगर मैं बात करूं, पेरियार फर्स्ट रैंक पे रहा है। बाकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इस लिस्ट में थे। सतपुरा मध्य प्रदेश सेकंड था, बांदीपुर कर्नाटका थर्ड था, और नागरहोल भी था जो, तो उसको भी याद रख लेना। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, बट ये आपको स्टैटिक जीके के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अगर करंट में पूछा गया तो आपको ये पूछा जाएगा बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व कौन सा आया है अभी इंडिया का, तो वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने अभी हाल ही में नोटिफाई करा है एज अ सेंटर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, MOAFW के तहत अभी हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आई है, नोटिफाई किया गया है जिसको सेंटर फॉर अथॉरिटी के लिए, तो ये है केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इसको भी याद रखना। वैसे केरला के साथ अभी हम लोग इसको पेरियार को भी याद रख सकते हैं, तो अब इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। देखो ट्रिक्स बना के याद करोगे आप लोगों को ही चीजें ज्यादा देर तक याद रहेगी। अभी हाल ही में कौन सा एक ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT है, जिसने रिसेंटली एक MOU साइन करा है UIADI के साथ, वापस से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पे टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम क्या होगा, देखो ये आपके फिंगरप्रिंट्स को बिना, आप लोगों ने भी आधार बनाया होगा, आपने देखा होगा एक मशीन होती है उस पर आपको अपने हाथ को रखना पड़ता है। हाथ गलत बनेगा तो कोई बात नहीं, ये कांग्रेस का साइन नहीं है। अब आप लोग हाथ रखते हैं, वहां पे आपके हाथ स्कैन होते हैं, बायोमेट्रिक आप लोगों का वहां से लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसा जो सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें आपको टच नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा IIT है, पहले मैं आपको बता दूं, तो ये है IIT बॉम्बे। अब यहाँ पे होगा क्या, तो इसके तहत आपका जो फिंगरप्रिंट्स ऑथेंटिकेशन होगी वो आपके घर पे बैठे बैठे ही हो जाएगी, और आपका फेस ऑथेंटिकेशन भी साथ में ही हो जाएगा। तो इस पे काम ये दोनों कर रहे हैं, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। IIT बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग नाम से याद कर सकते हैं। ये कब बनाया गया था, 1958 में बनाया गया था। पेपर में नहीं पूछा जाता ये सब, बट अगर नॉलेज है तो शेयर करने में क्या जाता है। नेक्स्ट बात है CRPF की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 58th वेलर डे जो है वो ऑब्जर्व किया है। कौन सी डे को ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है हर साल 9 अप्रैल के दिन।
ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है क्रॉस ग्लोब। किस दिन को ये किया जाता है? हर साल 11 अप्रैल के दिन। इस दिन प्रमोट किया जाता है अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड मदरहुड। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, ये पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसका फर्स्ट फेज हुआ है एक्सरसाइज स्कोप इंडिया, जिसको CI23B कहा जाता है? ये मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पोल के तहत या टेलीग्राम पे मैं चीजें पूछते रहता हूं जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अगर हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी नहीं जुड़े हुए तो आप वहां पे भी जुड़ जाओ, फायदा ही होगा, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर अभी हाल ही में पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये CI23 हम लोग किसके साथ करते हैं? ये इंडियन एयरफोर्स करती है यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स के साथ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कमेंट्स हुआ है कहाँ पे, किस जगह पे? तो ये जो जगह है ये है पानागढ़। पानागढ़ कहाँ पे है? पानागढ़ है आपका वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ये किया गया है, 11 दिन का ये पूरा आपका इवेंट जो है चलेगा। पहला फेज जो है वो आपका पानागढ़ में है, इसके बाद ये कहाँ पे होगा? आगरा में। आगरा कहाँ पे? यूपी में। तो ये दोनों याद रखना, और पेपर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीज जरूर पढ़ लिया करना कि कहाँ पे है, ठीक है? जैसे सेकंड ग्लोबल हमारी जो टूरिज्म मीटिंग जो भी हाल ही में G20 की, फर्स्ट पूछा गया, सेकंड पूछा गया, अब इसका ध्यान रखना ना, कई बार गलती पढ़ने के बाद भी हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने लॉन्च करा है द कॉफी टेबल बुक, जिसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये इसकी टैगलाइन भी है। तो ये किया गया है SBI के द्वारा। SBI ने यहाँ पे अपने 75 साल की जो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, और जो 200 साल पुरानी SBI का किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है वो मर्ज हो गए थे 1955 में, तब जाके क्या बना था? SBI। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। द बैंकर टू एवरी इंडियन, SBI का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में ही है। विच स्टेट गवर्नर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2022 टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग। अब यहाँ पे बात की जाएगी तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो तमिलनाडु के अगर गवर्नर पूछे जाएंगे आप लोगों को, ये भी स्टैटिक जीके में बन सकता है क्वेश्चन, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है RN रवि, यानी कि रविंद्र नारायण रवि। इन्होंने अप्रूव कर दिया है ताकि जो तमिलनाडु का प्रोहिबिशन होगा ऑनलाइन गेमिंग पे, या फिर जो आपके जो रेगुलेशन आए हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल्स पे, उस पे यहाँ पे किया गया है ताकि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको, गैम्बलिंग जो है उसको बैन किया जाए। गेमिंग नहीं, गैम्बलिंग को बैन करने के लिए किया गया है। अब पर्पस क्या है? देखो, आप लोग देखते हैं बहुत सारी एड्स, आप लोगों को भी कई बार हो सकता है इस लेक्चर से पहले उसकी आ गई हो, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे जो है किया जा रहा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या होगी? अब जैसे आप लोग देखते हैं कि एक ऐप आप लोग भी आजकल बहुत सारा J&K के सारा इनफैक्ट जो है वो करता है, Dream11 पे ड्रीम बना लो, ये आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं है। पहला पॉइंट याद रखना। ये क्या है? ये स्किल बेस्ड आता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ इस तरीके से, जिस चीज में भी इंडिया में दिमाग लगता है वो गैम्बलिंग नहीं है, पहली चीज याद रखना। गैम्बलिंग क्या हो जाती है? जो प्योर लक पे आ जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन रमी आजकल बहुत ज्यादा एक ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसकी ऐड करते हैं। अब यहां से क्या होता है? यहाँ पे ये चीजें प्योर लक पे चलती हैं, तो इन गेम्स को बैन करने की बात की गई है। अगर मैं आपको इंडियन गेमिंग मार्केट का अगर बताऊंगा कि टोटल कितना है, तो आज की डेट में ये है 2.2 बिलियन की, जिसमें आप लोगों को बता दूं 3 ऐसी गेमिंग कंपनीज हैं जो कि यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न होता है जब आप मान लीजिए आपकी नेटवर्थ 1000 करोड़ $US से ज्यादा है, तो आप लोग यहाँ पे यूनिकॉर्न कैटेगरी में आते हैं, जिसमें Dream11 और भी 2-3 आती हैं। 3 यहाँ पे ये है। और क्या कहा जा रहा है कि कितना एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगा 2026 तक? तो ये कितना एक्सपेक्टेड है आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, ये करेगा 7 बिलियन, जो हमारे सिर्फ इंडिया का गेमिंग मार्केट है। तो अगर आपके घर पे कोई बच्चा छोटा है वो गेम खेलता है, उसको डांटो मत, हो सकता है कल को वो उसी में कोई एक बहुत बड़ा नाम कर ले। बट ये आप लोग याद रखना, ये जो एक्ट आया है ऑनलाइन गेमिंग इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। Dream11 नहीं है इसमें ऑनलाइन रमी वगैरह कुछ गेम्स है जिसको बैन करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, NCRTC के द्वारा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन के द्वारा इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। अब यहां पे बात किया जाता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रैपिडेक्स। ठीक है, ये बनाई गई है 182 किलोमीटर पर आवर के से चलेगी, दिल्ली को कनेक्ट करेगी NCR के साथ, इंक्लूडिंग मेरठ, अलवार एंड पानीपत। तो यहाँ पे याद रख लेना इसका नाम क्या है, यही पूछा जाएगा।
इसका लोगो भी रिलीज किया था, बट अब लोगो आपको पेपर में इमेजेस तो पूछी नहीं जाती तो लोगो बताने की जरूरत नहीं है, बट एक ग्रीन लीफ सिंबल है जो कि किया गया है, यानी कि ग्रीन पत्ता अगर आपको दिखेगा तो आप लोग यहां से गेस कर लेना कि ये इसका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंडिया का रैंक क्या रहा है वर्ल्ड के मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में। अब ये लिस्ट भी दो तरीके से आती है, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की लिस्ट अगर मैं बात करूं, ये रिलीज किसने की है ये भी यहां पे याद रखना, ये रिलीज की गई है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। अब यहां पे बात करते हैं पहले पॉइंट की कि इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो इंडिया का रैंक यहां पे रहा है 77। ठीक है, पहला किसका रहा है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल है, वेनेजुला का रैंक यहाँ पे पहला है। इनफैक्ट इंडिया का रैंक यूएस से यूके के भी बाद में है। और अगर मैं यहाँ पे एक और इंडेक्स की बात करूं जिसके लिए आया था कि क्राइम इंडेक्स जो आया था, अब यहाँ पे दोनों याद रख लेना, एक क्राइम इंडेक्स अलग आया था, इस पे इंडिया का रैंक 71 था। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर में वापस से पढ़ लेना कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादातर ट्रिकी हो सकते हैं उसको मैं पे लेके आया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन तो देखो ये 2019 में या 18 में मैंने भी पेपर में देखा था कि इंडिया का पहला अंडरग्राउंड अंडर वाटर मेट्रो जो है ये कहाँ पे चलेगी, तो ये आपको याद रखना है। अभी फिलहाल के लिए इसका जो ट्रायल रन है वो शुरू हो चुका है, अंडर द बेड ऑफ विच रिवर, तो ये हुगली रिवर में हुआ है। कहाँ पे होगी, वेस्ट बंगाल में चलाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत टाइम से पूछा जा रहा है और जब तक ये बन के पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती तो ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी कौन सी पर्सनालिटी है ऐसी जम्मू कश्मीर से जिन्होंने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लॉन्च की है। मैंने बुक ले ली है, अब पढ़ना बाकी है, जल्दी पढ़ के मैं आपको इसका एक क्रक्स जो है वो बता दूंगा, जिसका नाम है आजाद। आप इसको गैस भी कर सकते हैं किसने करी है ये, तो ये की गई है गुलाम नबी आजाद ने। साथ में आप लोग देख सकते हैं करण सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करण सिंह की अगर मैं बात करूं, ये सदर रियासत रह चुके हैं हमारे यहाँ से, जिसको आप लोगों ने वर्ड सुना ही होगा, हिस्ट्री में मैंने भी आपको पढ़ाया है। तो ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल 2 वीक के। देखो करंट अफेयर्स को इजी करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें की हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग भी उसको फॉलो करें। मैं आप लोगों को डेली पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आप एक बार उसको 5 से 10 मिनट लगा के रोज डेली बेसिस पे गो थ्रू कर दें, जिसमें जो डेली बेसिस पे 7 से 8 9 10 इंपॉर्टेंट न्यूज होती है मैं वो शेयर कर देता हूं। उसके बाद आपके लिए मैं वीकली टेस्ट लेके आता हूं, जिसमें वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो उस पीडीएफ में होते हैं उसको फ्रेम किया जाता है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ, ताकि आप लोग पीडीएफ को पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चंस को वहां पे देखें, नीचे एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और उसके बाद इस वीकली टेस्ट में से मैं 30 क्वेश्चंस लेके आता हूं इस लेक्चर में, ताकि जो कुछ चीजें स्टैटिक जीके की फॉर्म में इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूं। और अगर आप लोग ये तीनों स्टेप्स अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोग काफी अच्छे से अपने करंट अफेयर्स को जो है वो कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई कजन या भाई बहन नया है, फ्रेशर है, जो कि सोच रहा है कि तैयारी शुरू करें तो किस तरीके से करें, तो आप लोगों को बता दो, आप लोग उनको कह सकते हैं 23 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्लासेस होंगी ताकि उनको कोई भी अगर डाउट आता है, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसीज तो आएंगे, ये जो अभी एक डिफिकल्ट फेज चल रहा है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, पेपर शुरू होंगे और आप लोगों की जॉब भी लगेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।